नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस सारथी में। तो हम जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो जिसने पिछली क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ नहीं दिए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वो वहाँ पे ज़रूर आंसर करें, नहीं तो अभी इस वीडियो के नीचे भी आप इसको कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ चीजें मैंने आपको पूछी थी और मैंने बोला था ये आपको कि आपके मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आरएएस मेंस में कंफर्म्ड है कि पीएच का जो अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, वो उनसे पूछा गया था। तो मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था और बोला था कि इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो पीएच होता है उसको आप कैसे लिखते हो? उसको लिखते हो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो भी ये आपका साइंटिफिक फॉर्मूला होता है। इसके अलावा मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था, याद है? मैंने आपको बोला था कि कैसे वो 1 से लेकर 14 तक वाला हो जाएगा, 7 वाला न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें थी जो पिछले क्लास की थी। अब इस क्लास में, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे सिर्फ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में पूछा था, तो इस बार मैं आपसे जो बचे हुए अपने, आप बोल सकते हो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि अपने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम है उसके अंदर आए, लेकिन उसके अलावा भी जो अपने एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह हो गए, तो उनके बारे में आज आप मुझे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी स्टेट का नाम लिखेंगे और उस स्टेट के नाम के आगे आप बताएंगे कि आपकी स्टेट में क्या कोई टाइगर रिजर्व है, क्या कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में भी 2 तरीके के बायोस्फीयर रिजर्व है। एक है जो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये भी आप देखोगे 1972 यानी 1972 में ही शुरू हुआ था। तो ये जो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, अगर उसके अंदर आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया ने बता रखा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि आपकी स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं, और इसी से पता है, आपको पता लग जाएगा, अगर आप कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सी स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। देखो, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे हम नेशनल पार्क पढ़े, चाहे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े, कुछ भी पढ़े, हमें उसमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है या सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आते हैं, समझ रहे हो। तो यही सब चीजों में आप नेशनल पार्क्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिप्लेस कर दो, ठीक है, इन्हीं को बायोस्फीयर रिजर्व से रिप्लेस कर दो, इसी को रामसर साइट से रिप्लेस कर दो। तो आपको पता लगेगा कि ऐसे ही करके आपका कंटेंट डेवलप होगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो आप कितनी चीजें ही रट पाओगे, वो याद भी नहीं रहेंगी। अगर आप इनको क्लास के साथ साथ ऐसे शुरू में ही लेके चलोगे ना कि मैम हमें हर क्लास के साथ साथ, आप मान के चलो 45 मिनट्स का लेक्चर है और मैंने आपको 20 मिनट्स का होमवर्क दे दिया, बस इतनी सी बात है, तो भी आपका 1 घंटे के अंदर काम हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज आप मुझे बताएंगे कि आपके स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब एक चीज और जो आपको मुझे बतानी है वो है कि क्या आपकी स्टेट में कोई एलिफेंट रिजर्व भी है या नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंडिया में सब स्टेट्स में एलिफेंट्स नहीं पाए जाते, एग्जाम्पल बीइंग राजस्थान। अब आप ना, सबसे बड़ी गलती है ये आपकी। पता है, ये चीज है ना, इंटरव्यू में किसी को पूछी गई थी कि राजस्थान एक एलिफेंट स्टेट है क्या। अब वहां पे अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो वो क्रॉस क्वेश्चन करता, क्रॉस क्वेश्चन मतलब बहुत ही होता है, प्यार से पूछते कि सर एलिफेंट स्टेट का मतलब क्या है, क्या ये स्टेट में एलिफेंट मिलते हैं या नहीं, या फिर ये स्टेट में एलिफेंट रिजर्व है या नहीं। एलिफेंट स्टेट आप किसी को कैसे कहोगे, है ना। तो हमारे यहाँ पे एलिफेंट्स मिलते हैं। आपने जयपुर में आम्बेर का नाम सुना है, उसके पास में प्रॉपर एक हाथी गांव करके है, जहाँ पे जो भी आम्बेर पे सवारी नहीं जाती, आम्बेर फोर्ट पे हाथी वगैरह की, तो वहां पे वो सारे हाथी पाए जाते हैं। मतलब मोस्टली डोमेस्टिकेटेड वाले हाथी है ये, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड हाथी होते हैं ना, ये वो नहीं है, ठीक है। तो क्या हमारे स्टेट में हाथी पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। पर क्या हमारे स्टेट में कोई एलिफेंट रिजर्व है? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। वैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप देखो एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, या आपका कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ आपको एलिफेंट्स मिल जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि क्या आपके यहाँ पे एलिफेंट्स है या नहीं, और एलिफेंट्स अगर है तो क्या आपके यहाँ पे कोई एलिफेंट रिजर्व है या नहीं। वैसे एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि एक एनजीओ भी है, चलो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस एनजीओ है जो एलिफेंट के कॉरिडोर्स बनाने का टारगेट कर रही है कि उनको 100 एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने हैं। क्या आपने इस एनजीओ के बारे में कभी सुना है? इसका नाम क्या है? अगर आप मुझे बता पाएंगे तो
बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, क्या आपकी स्टेट के अंदर या आपकी स्टेट जो है किसी एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर आती है? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको मुझे बतानी है। ऐसे ही हम हर एक क्लास में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका स्टेट स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन है, ये जो बहुत बेसिक सी चीजें होती है जो आप वैसे भी लास्ट के 3 दिन में बैठ के सोचते हो कि हम रट लेंगे और हमें याद होगा, फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले आप देखोगे पूरे कोर्स में आज हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन यानी अनुक्रमण। तो हम लोग ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, इसके बारे में समझेंगे। उसके पहले ना, ये सक्सेशन समझने के पहले ये हम सक्सेशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझेंगे। क्योंकि जब मैंने आपको याद है इकोसिस्टम पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था कि इकोसिस्टम की हमने विशेषताएं और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तो पहले ही कर ली थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके फंक्शंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में समझेंगे कि ये क्या क्या रोल अदा करता है। और उसी रोल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका सक्सेशन अनुक्रमण और दूसरा आता है आपका होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, होम्योस्टैसिस। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन से। मैंने आपको जैसे कि बताया अभी कि इसमें दो फंक्शंस होते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के, एक होता है अपना पारिस्थितिकी अनुक्रमण और दूसरा होता है हमारा होम्योस्टैसिस। अभी पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, पहले आप इसको उदाहरण से समझो, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको ऐसे वर्ड्स कोई डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। देखो, आपने कभी देखा है कि आप मतलब कभी भी देखना, जैसे सपोज करो कि आप अपने शहर से कहीं चले गए, ठीक है, कॉलेज वगैरह पढ़ने के लिए चले गए, आप 4 साल बाद वापस आते हो, आप देखोगे कि आप जब गए थे तो एक बंजर जमीन पड़ी थी। ठीक है, आप 1-2 बार अपने दिवाली पे मम्मी डैडी को मिलने आए, ठीक है, कॉलेज से छुट्टियां लेके, तब आपने देखा उस बंजर जमीन पे कुछ थोड़े बहुत इधर उधर 1-2 पेड़ थे और घास वास उग रही थी। अब आप 3-4 साल बाद जब वापस आ गए अपने घर, आपने देखा कि भैया वहां पे तो बहुत सारे पेड़ हो गए। तो ये क्या हुआ कि खाली बंजर जमीन से आपका अब हरा भरा पेड़ वाला पूरा इलाका बन गया। यही होता है सक्सेशन। ठीक है, यही होता है अनुक्रमण, जहां पे क्या हो रहा है कि एक ही जगह पे, ठीक है, जो अपने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो एक के बाद एक आप देखोगे एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे घास फूस आई, घास फूस के साथ हो सकता है रैट्स वैट्स वगैरह आए होंगे। ठीक है, अब घास फूस को हटा के वहां पे पेड़ आ गए। तो मतलब एक ही जगह में जब नेचुरल कम्युनिटीज जो होती हैं, ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे जब एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस करते हो, ठीक है, टाइम के साथ साथ होता है ये चीज, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन करने में कई बार बरसों लग जाते हैं, कई बार अरबों साल भी लग जाते हैं। ठीक है, आप ये देखोगे कि अमेज़न के जो जंगल हैं, ठीक है, पहले वो इलाका भी एक बैरन इलाका था, ऐसा ही खाली इलाका था, उसमें जंगल बनने में आप देखोगे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। समझ में आ रहा है, तो वो वाला चीज है। तो क्या होता है कि समय के साथ साथ आप देखोगे ये चीजें जब आगे बढ़ती हैं, तो इसी को हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, समझ में आ रहा है आपको, तो ये इसमें अब आप इसमें कुछ भी घुसा सकते हो। ठीक है, सपोज करो, आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई नदी है, वो बेसिकली जाके समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि नदी ने इस मिट्टी में से रास्ता काटना शुरू किया। ठीक है, तो पहले जहाँ पे पूरा एक लैंड सॉलिड एरिया था, जो मिट्टी जो समुद्र में जाके मिल रहा था, अब वहां पे क्या हुआ, हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटरीज, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वैसे हो गया। अभी जो बीच का एरिया ये फर्टाइल है, यहाँ पे कुछ घास फूस उगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ वगैरह भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर आपसे कोई बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन पूछे तो वो ये होगी कि एक प्रोग्रेसिव तरीके से जब एक इलाके में समय के साथ चेंज आता है, जहां पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को तब तक रिप्लेस करेगी। भाई आपने ये क्यों बोला कि हम पेड़ों पे आके रुक गए, क्योंकि पेड़ क्या हो गए, उस एरिया के क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गई। ठीक है, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जो आपके पास कम्युनिटी आ रही है, ठीक है, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो। ठीक है, तब तक आप देखोगे जो ये सीरीज ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब चूंकि हम लोग सक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 3 टर्म्स होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। एक आप सुनोगे पायनियर, एक आप सुनोगे सीरल और एक आप सुनोगे क्लाइमैक्स। ये 3 वर्ड जो है ना, ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। पायनियर मतलब क्या होता है, वो पहली कम्युनिटी जो किसी
न्यूड एरिया में या किसी आप देखोगे बंजर पड़े हुए स्थान पे आती है, ठीक है। सबसे पहली कम्युनिटी जो वहां पे आके खुद को बसाने की कोशिश करेगी वो होती है पाइनियर कम्युनिटी, ठीक है। फिर इस पाइनियर कम्युनिटी में क्या होता है, इसको हटा के कोई और कम्युनिटी आएगी, फिर इसको हटा के कोई और कम्युनिटी आएगी, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा सिलसिला, जब तक कि फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आती। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो वो फाइनल कम्युनिटी हो जाएगी जो बेसिकली अपने आप को वहां के पूरी तरीके से स्थापित कर लेगी, वो एनवायरमेंट के साथ, ठीक है, एक संतुलन बना लेगी, एक इक्विलिब्रियम बना लेगी। और ये कम्युनिटी जो होगी ना, मैच्योर कम्युनिटी होगी, स्टेबल कम्युनिटी होगी। मतलब इसके बाद आप बोल दोगे कि अगर क्लाइमेक्स अचीव हो गया तो इसके बाद जनरली सक्सेशन नहीं आगे बढ़ता, ठीक है। तो क्लाइमेक्स तो हो गया फाइनल, पाइनियर हो गया स्टार्टिंग वाला। तो जो बीच की स्टेजेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरल स्टेजेस। क्या बोलते हैं, सीरल स्टेजेस, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि देखो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, एक कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस करिए, दूसरी तीसरी को रिप्लेस करिए, तीसरी चौथी को रिप्लेस करिए, ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है, एक लॉजिकल सक्सेशन में। तो इसमें एक चीज याद रखना कि कई स्पीशीज जो है वो तो पूरी तरह से हो सकता है विलुप्त भी हो जाए, जैसे अपने जो डायनासोर्स है वो चले गए ना, एक भी नहीं है। कई स्पीशीज का नंबर बढ़ता चला जाए, जैसे ह्यूमंस, ठीक है। कई स्पीशीज हो सकता है कम होती चली जाए, कई स्पीशीज हो सकता है वो बढ़ती चली जाए, ठीक है। तो ये ऐसे एक लॉजिकल सक्सेशन आगे चलता रहता है। अब जब ये प्रतिक्रिया चल रही है, जब ये पूरा प्रोसेस आप देखोगे चल रहा है अपने अनुक्रमण का, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो कि एक कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस कर रही है, पहली इसकी विशेषता। दूसरी क्या हो रही है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने वातावरण के साथ ज्यादा संतुलन में रहेगी, जो ज्यादा इक्विलिब्रियम में रहेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगी, ज्यादा प्रोडक्शन देगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे हम जाके प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये सारे शब्दों का मतलब भी समझेंगे, ठीक है। समझ में आया। और अल्टीमेटली आपकी कोशिश क्या रहती है, कोशिश यही रहती है कि जैसे जैसे सक्सेशन हो रहा है वो इस तरीके से हो कि डाइवर्सिटी जो है, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो विविधता है वो और ज्यादा बढ़े, कम ना हो, ठीक है। ये आपकी जनरली देखोगे एक लॉजिकल सक्सेशन में चलता है। अब एक क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है, वो ये था कि सपोज करो आप एक कॉन्टिनेंट की बात करते हो, तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछती हूँ। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप सोचो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मुझे अभी देना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉन्टिनेंट पता है, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट में मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है, वो सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट में ज्यादा होगा या फिर वो जो फ्रिंजेस होते हैं अपने, ये जो बाउंड्री है वहां पे तेजी से होगा। देखो अनुक्रमण तो एक प्रोसेस है, एक प्रतिक्रिया है, करेक्ट है। एक अनुक्रमण को होने में हो सकता है 1000 साल लगे, उसको मिलियन साल भी लग सकते हैं, उसको 2 साल भी लग सकते हैं या 4 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो अनुक्रमण है ये जल्दी कहाँ पे होगा, ये बीच में होगा या फिर आप देखोगे साइडों में होगा। वीडियो को पॉज करो और फिर एक बार सोच के मुझे इसका आंसर समझो। देखो जो इसका आंसर है वो ये है कि ये बीच में सबसे ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप साइड में हो ना तो आप ये देखो कि आप बाकी एरिया से कितना दूर हो, ठीक है। तो आपके पास जो बाकी एरिया के बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे हवा के साथ भी। मतलब कॉन्टिनेंट दिखने में इतना छोटा लग रहा है, बट अमेरिका के बारे में सोचो, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में सोचो, रशिया इधर साइड से लेकर उधर तक, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंट के बीचों बीच हो तो यहाँ का भी सामान आ रहा है, यहाँ का भी सामान आ रहा है, यहाँ का भी सामान आ रहा है, हर जगह से आपको सामान आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप खाली पड़ा हुआ भी एरिया है तो जल्दी भरने के उसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो सक्सेशन जो होगा, जो अनुक्रमण है, वो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच ज्यादा तेजी से होगा रादर देन उसके साइड्स में, ठीक है। अब ये जो सक्सेशन या अनुक्रमण है ना, इसकी भी अलग अलग तरीके की आप बोल सकते हो प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ये सिर्फ आपको नाम के लिए जानना है कि एक एक दो नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। एक होता है एलोजेनिक। पहले इनका मतलब समझो आप, ऑटो और एलो, ठीक है। जब भी ऑटो शब्द आता है, जैसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, है ना, आपको ऑटोट्रॉफ्स तो पता ही है। तो ये क्या होता है, जो खुद का काम खुद करें, जो खुद का खाना खुद पकाएं। वैसे ऑटोजेनिक मतलब क्या होता है कि भाई आप जिस एरिया में हो उसी एरिया में रहने वाली जो कोई कम्युनिटी है वो आके वहां पे सक्सेशन की शुरुआत करे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। लेकिन अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो उसके अलावा कोई बाहर से कोई कम्युनिटी आके यहाँ पे सक्सेशन की शुरुआत करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जरूरी थोड़ी कि बाहर से कोई कम्युनिटी आए, हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशंस, अपनी लवणता वाली या अपनी पीएच वगैरह ये अनुकूल नहीं थे। तो जैसे ये एबायोटिक फैक्टर्स अनुकूल हो गए तो यहाँ पे आप देखोगे सक्सेशन हो गया। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सक्सेशन हुआ वो इंटरनल कारणों की वजह से हुआ, यहाँ पे जो सक्सेशन हुआ एलोजेनिक में वो एक्सटर्नल, जो अपने बाहरी कारण होते हैं उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीके का डिफरेंस ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन में। अब सक्सेशन
एक और तरीके से बांटा जा सकता है कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है या वो हीट्रोट्रॉफिक सक्सेशन है। ठीक है, मतलब वो अनुक्रमण कर कौन रहा है। अगर आप अनुक्रमण जब हो रहा है, जब सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स जो है, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और अगर आपके जो ऑटोट्रॉफ्स के जो अलावा होते हैं, ठीक है, जैसे आपके कंज्यूमर्स होते हैं, ये अगर ज्यादा सक्सेशन में भागीदारी निभा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन के हमने क्या देखे, प्रकार देखे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार जो आपकी बुक्स में, जो आपको इधर उधर और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपको कौन सा मिलेगा, एक है आपका प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण, और दूसरा है आपका सेकेंडरी यानी द्वितीयक अनुक्रमण। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है, देखो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि जहाँ पे आप एक देखो बंजर पड़ी हुई जमीन है, वहां पे कुछ नहीं था पहले, फिर वहां पे आप देखोगे घास फूस आई और फिर वहां से आप देखोगे पेड़ बन गए। अब इसमें ये कंडीशन लगा दो कि ये जहां से जो शुरुआत हो रही है ना, वो शुरुआत में पहले वहां पे कुछ था ही नहीं, मतलब वो लैंड शायद अभी अभी बना है, भाई कोई फ्रेश वॉल्केनो इरप्शन हुआ, वहां से लावा निकला, उस लावा की वजह से जमीन आ गई, या उस लावा से आप देखोगे नया आइलैंड बन गया, समझ रहे हो आप। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पे अब आप देखोगे सक्सेशन पहली बार हो रहा है, तो उस सक्सेशन को, उस अनुक्रमण को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन। अब इसका उल्टा कर दो, जहां पे हो सकता है कि पहले भी पेड़ मौजूद थे, लेकिन वहां पे भयंकर एक फॉरेस्ट फायर होती है, जिससे हम बोल रहे हैं एक भीषण, आप देखोगे आग लग गई, पूरे फॉरेस्ट जल गए, इस वजह से क्या हो गया कि वहां पे वो पूरा एक बेयर एरिया बन गया, एक खाली बंजर जमीन बन गई, और फिर से वापस वहां पे घास फूस आई और फिर से वहां पे फॉरेस्ट डेवलप हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले से ही यहाँ पे कुछ था, वो हो सकता है किन्हीं कारणों की वजह से, अब वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन वाले भी हो सकते हैं, कि भाई हमने आग लगा दी, या अपने आप देखोगे नेचुरल कारण की वजह से आग लग गई, या और कोई डिजीज अटैक हो गया, या और कोई कारण की वजह से अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी भी कारण की वजह से वहां पे जो पहले डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी, वहां पे जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, वो अब नहीं रही, वो फिर से आप देखोगे खाली जमीन बन गई, और फिर से वापस वहां पे अनुक्रमण की पूरी प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई। तो ऐसा वाला जो सक्सेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी यानी द्वितीयक सक्सेशन। समझ में आया, या द्वितीयक आपका अनुक्रमण। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक वाले में क्या था कि पहले कुछ भी नहीं है, एक न्यू पीस है, एक न्यू लैंड का जगह पार्सल मिला है आपको, और ये पहली बार आप देखोगे यहाँ पे अनुक्रमण चालू हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे आपके कई बार कोरल्स बन जाते हैं, नया आपका कोई आइलैंड बन गया, नया आपका कोई जमीन आ गया। ठीक है, या फिर पहले वहां पे ग्लेशियर से अब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, तो वो जमीन जो थी वो बेसिकली पहली बार खाली हुई है, अभी तभी तो उस पर कुछ बनेगा भाई, जब तक उस पर ग्लेशियर बैठा था तब तक उस पर कुछ नहीं था, जैसे ग्लेशियर हटा, वो पानी मेल्ट हुआ, नीचे की जमीन खुली, तब आप देखोगे उस पर सक्सेशन स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वो बिल्कुल स्क्रैच से, एकदम बोलते हैं ना स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे देखो पहले कौन सी स्पीशीज आएंगी आपकी, पायनियर स्पीशीज, जो बीच की स्पीशीज होती है, स्टेजेस होते हैं, उनको बोलते हैं सीरल स्टेजेस, और जो लास्ट कम्युनिटी, जो फाइनल कम्युनिटी आएगी ना, जो आपके संतुलन बना के रखेगी, मतलब इसके बाद अब और कोई कम्युनिटी इसको रिप्लेस नहीं करेगी, वो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटीज में भी मेंशन्ड है, वो क्या होता है कि आपके पास बड़े बड़े पत्थर थे। ठीक है, वो पत्थर क्या हुआ, समय के साथ साथ छोटे छोटे उसमें बटे, वो छोटे छोटे होने के बाद क्या हुआ, वहां पे सॉइल आया, पहले यहाँ पे कोई सॉइल नहीं था, पहले बड़े बड़े बोल्डर्स या रॉक्स हुआ करते थे। ठीक है, अब जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे रॉक्स टूटे, तो इनकी जगह अब क्या आ गया, सॉइल। अब मिट्टी आएगी तभी तो इसमें कुछ उगेगा ना, तो पहले अब यहाँ पे जो स्मॉल आपके देखोगे पार्टिकल्स आए हैं, जो सॉइल जैसा बन गए हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे लिचन्स, मॉसेस, ठीक है, ये सब आने शुरू हुए, तो ये कम्युनिटीज क्या हो जाएंगी, आपकी पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद इसी के बीच में घास फूस, थोड़े जंगली जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो आए। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी सीरल वाली कम्युनिटी, और इसके बाद जो आपके फाइनली बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं ना, वो हो जाएगी आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो ये तो था आपका प्राइमरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी यानी द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, जहां पे पहले भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, पहले भी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ, कोई डिस्टर्बेंस हुई। ठीक है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो गया कि वहां की जो कम्युनिटी थी, वहां की जो विविधता थी, वो पूरी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस विविधता के बीच थे, भाई वहां पे पहले बहुत सारे प्लांट्स थे, ट्रीज थे। ठीक है, सपोज करो कि जंगल में आग लगी, वो पूरे के पूरे प्लांट्स चले गए, लेकिन जब वो चले भी गए तो भी उनके जो बीज वगैरह थे वो तो यहाँ पे गिर गए ना कहीं पड़े होंगे। समझ में आ रहा है, और उसके बाद वापस यहाँ पे लाइफ शुरू हो गई। तो ये तो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो आप मुझे वीडियो पॉज करके ही आंसर देंगे, क्योंकि ये हमें यही डिस्कस करना है। ठीक है, कि आपको क्या लगता है, प्राइमरी अनुक्रमण मतलब प्राथमिक अनुक्रमण ज्यादा तेजी से होता होगा या द्वितीयक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन फास्ट हो रहा है या फिर सेकेंडरी सक्सेशन? वीडियो पॉज कीजिए, बताइए।
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। देखो प्राइमरी में क्या हो रहा है कि पहले वहां पे कुछ था ही नहीं, शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सेकेंडरी वाले में क्योंकि पुराने वाले सक्सेशन के कोई ना कोई यहाँ पे बीज पड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बाहर से आके यहाँ पे पेड़ लगाने पड़ेंगे या पहले घास फूस उगेगी फिर ही पेड़ उगेंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई बीज पड़े हैं, वो समय के साथ साथ 10-15 सालों में आप देखोगे पेड़ों में बदल जाएंगे। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है वो प्राइमरी अनुक्रमण से थोड़ा तेजी से होता है, ठीक है। तो ये तो थे मेजर दो प्रकार किसके, सक्सेशन के। लेकिन एक और सक्सेशन जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है वो है उल्टा सक्सेशन, यानी उल्टा अनुक्रमण, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सक्सेशन। तो ये क्या होता है? देखो रिवर्स सक्सेशन का मतलब होता है जाना चाहिए था आपको अच्छी जगह, पहुंच रहे हो उल्टी जगह, ठीक है। हमारी गाड़ी में तो रिवर्स गियर होता ही नहीं होता है, तो हम लोग उल्टा चलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे जा रहे थे सक्सेशन में, जनरली हम क्या बोल रहे थे कि आपकी डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए भाई। एक खाली पड़ा हुआ जंगल, एक खाड़ी पड़ी हुई जमीन में पहले कुछ नहीं था, अब वहां पे क्या हुआ, घास फूस पेड़ पौधे सब आ गए, तो आपकी डाइवर्सिटी बढ़ रही है। अब आप उल्टा कर लो, अच्छा खासा आपका भरा पूरा परिवार था पेड़ पौधों घास फूस का, लेकिन किसी कारण की वजह से आप उल्टा चले गए, अब वहां पे कुछ भी नहीं है। आपने डिफॉरेस्टेशन कर लिया, आपने फॉरेस्ट फायर हो गई, या कोई वहां पे आप देखोगे डिजास्टर आ गया, जिस वजह से आप उल्टे डायरेक्शन में चले गए। मतलब पहले आपके पास पेड़ पौधे थे अच्छे खासे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कुछ तो कारण की वजह से अब वहां पे सिर्फ एक खाली बंजर जमीन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स सक्सेशन, यानी उल्टा अनुक्रमण, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, उल्टे अनुक्रमण को अपनी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, ये बताने के लिए कि हम कितने सेल्फिश हैं, कि हम अपने फायदे के लिए हम ऐसी चीजें भी करते हैं, जनरली हम इसको बताने के लिए रिवर्स सक्सेशन को बताते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम सक्सेशन पढ़ रहे हैं और सक्सेशन के एक बार 5 स्टेजेस जो हैं वो मेंस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हमने सक्सेशन देख लिया, हमने सक्सेशन के प्रकार देख लिए, अब हम देखेंगे कि इसके क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है, इसके क्या स्तर हैं अपने पारिस्थितिकी अनुक्रमण के, ठीक है। देखो इसके 5 स्टेजेस होते हैं, आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बताया कि पहले कुछ नहीं था, बंजर जमीन थी, यानी आपका न्यूड एरिया था, ठीक है। तो पहला होता है न्यूडेशन, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे देखो पहला होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब क्या होता है कि पहले आपकी कोई खाली पड़ी हुई जमीन होगी, जिस भी कारण की वजह से हो। अब चाहे आप प्राइमरी सक्सेशन की बात करो, सेकेंडरी की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में भी आप देखोगे न्यूडेशन, एक खाली पड़ी हुई जमीन होना जरूरी है। फिर इस न्यूडेशन में क्या होता है कि कोई ना कोई स्पीशीज आएगी जो अपना काम करना शुरू करेगी, जैसे मॉसेस हो गए, लिचन्स हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेजन, आक्रमण, कि भैया आपने आके किसी जमीन को इन्वेड कर लिया, ठीक है, जहां पे आपके ऑर्गेनिजम्स आए और इस खाली पड़े हुए एरिया में आपको खुद को जमाने लग गए, खुद की धाक जमाने लग गए, ठीक है। तीसरा होता है आपका कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। अब ये क्या होता है, बेसिकली अब एक कम्युनिटी तो है नहीं, यहाँ पे एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी, दूसरी को तीसरी, ऐसे करके बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ पे रहना शुरू करेंगी। किसी का नंबर बढ़ेगा, किसी का नंबर घटेगा, ये आपस में उसी रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेंगी खुद से। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में होगा घमासान कॉम्पिटिशन और कोएक्शन। फिर चौथा क्या होगा, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या होता है कि भाई जो कम्युनिटी को लगेगा कि मैं धाक जमा पाऊंगी, तो वो तो तभी जमा पाएगा ना जब आप देखोगे वो एनवायरमेंट को अपने अनुकूल करेगा। भाई एक तो होता है कि एनवायरमेंट मेरे अनुकूल है इसलिए मैं बढ़ूंगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो एनवायरमेंट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। आपको जैसी मिट्टी चाहिए, जैसा पानी चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए, तो थोड़ा आप अपने वातावरण को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल स्टेज जो आपकी होती है वो होती है स्टेबलाइजेशन या फिर क्लाइमैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी जो भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, जो फाइनल कम्युनिटी है, जो आप देखोगे अपने पर्यावरण के साथ संतुलन में रहेगी, वो आके प्रॉपर यहाँ पे इक्विलिब्रियम जमा लेगी। मतलब इसके बाद आप देखोगे सक्सेशन स्टॉप हो जाएगा। तो टेक्निकली जो मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे आप बेयर रॉक था, उस पे मॉसेस एंड लिचन्स आए, फिर थोड़े से घास फूस वगैरह आई, फिर आपके पेड़ बने, इसी को बस आप 5 स्टेजेस में याद कर लो कि भाई न्यूड एरिया था, फिर इन्वेजन हुआ, फिर इन सबके बीच में कंपटीशन होने लग गया भयंकर, फिर उसके बाद रिएक्शन हुआ क्योंकि आपको लगा कि भैया मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दूं, नहीं तो मेरे कॉम्पिटिटर वापस आ जाएंगे, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन, क्योंकि आप अपने वातावरण के साथ संतुलन में आ गए, ठीक है। तो ये है आपकी 5 स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब एक चीज और थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 फंक्शंस हैं, किसके, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के, करेक्ट है। मैंने आपको बोला था कि इकोसिस्टम के 2 फंक्शंस हैं। एक मैंने आपको बोला था सक्सेशन, जो हमने अच्छी तरीके से डीपली पढ़ लिया, उसके प्रकार भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब एक होता है आपका होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये होम्योस्टैसिस शब्द क्या है, पहले ये सुनो क्योंकि ये 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता क्या है, होम्योस्टैसिस, स्टैसिस मतलब स्टेट,
ठीक है, और होम्यो मतलब घर वाली स्थिति। ये आपकी बेसिकली ये इकोसिस्टम की आप बोल सकते हो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी खुद की आप देखोगे एबिलिटी है कि वो अपनी जो भी इक्विलिब्रियम का स्टेट है, जो भी उसका संतुलन का स्टेट है, वो मेंटेन करके रखे। कहने का मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, आप ये सोचो कि हमारा पूरा अर्थ भी एक तरीके से इकोसिस्टम है, ठीक है, वो कोशिश क्या करता है कि हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो उसका टेम्परेचर वगैरह है, वो चेंज ना हो। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अर्थ उसको बैलेंस करने के लिए और भी चीजें करते हैं, ठीक है, जैसे आपको साइक्लोन्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा हीट है तो हीट को डिसिपेट करने के लिए साइक्लोन्स आने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये जो आपका एबिलिटी है किसी भी इकोसिस्टम का कि वो खुद को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रख सके, खुद के जो उसके फंक्शंस हैं, उसकी जो प्रोसेसेस हैं, उनको कंट्रोल करके रख सके, एक तरीके से खुद पे सेल्फ रेगुलेट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो कि आप है ना घास, आपके यहाँ पे घास बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर घास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि आपकी घास बढ़ गई तो जो डियर्स वगैरह होते हैं, जो घास वगैरह को खाते हैं, ठीक है, वो आप देखोगे उनको भरपूर खाना मिलेगा तो उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी, उनका रिप्रोडक्शन फास्टर हो जाएगा, करेक्ट है ना। अब जब उनका रिप्रोडक्शन फास्टर हो जाएगा तो आपके कार्निवोर्स हैं वो आप देखोगे सारा डियर वगैरह को खा जाएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये आप देखोगे, अब इसमें हो क्या रहा है कि अब आप ये देखो कि कार्निवोर्स ने इनको खा लिया, इन्होंने आप देखोगे घास को खा लिया। अभी जब ज्यादा घास खाना शुरू कर देंगे तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा कि घास की कमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे सपोज 12 ग्राम घास चाहिए थी, घास ज्यादा हो गई तो क्या हुआ कि आपके जो ऊपर बैठे हुए लोग थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ज्यादा घास खाना शुरू कर दिया, तो अब 12 ग्राम की जगह 8 ग्राम ही रह गई, तो कॉम्पनसेट हो गया ना। 15 से आप वो बेसिकली समझ रहे हो 12 पे लाने के लिए पहले उसको कम किया और फिर धीरे धीरे बढ़ के ये वापस 12 पे आ जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आपने एक डिफाइन कर लिया कि भैया ये मेरा इकोसिस्टम है, इसकी ये विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका टेम्परेचर ये रहता है, इसका पीएच ये रहता है, इसमें घास फूस इतनी रहती है, इसमें इतने एनिमल्स रहते हैं। तो जो आप देखोगे ऊपर नीचे कुछ हुआ तो अपने आप देखोगे इकोसिस्टम उसको वापस से उधर ही लाने की कोशिश करेगा जो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। इसको अगर मैं पानी में बताऊं तो पानी में याद है मैंने आपको पिछली क्लास में, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हमने पिछली क्लास में प्लैंकटॉन्स, न्यूस्टॉन्स और बेंथिक, ये तीनों के बारे में पढ़ा था। मुझे इन तीनों ऑर्गेनिजम्स बताओ इनमें क्या क्या फर्क है, कि भाई प्लैंकटॉन्स कौन होते हैं, न्यूस्टॉन्स क्या होते हैं, नेक्टॉन्स क्या होते हैं और बेंथिक कौन होते हैं, ठीक है, ये चारों के बारे में बताओ। अब हमने पिछली बार प्लैंकटॉन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने, अब आप ये समझो कि सपोज करो किसी समुद्र में सडनली क्या हो जाएगा कि जो जू प्लैंकटॉन्स होते हैं, जो बेसिकली आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन सडनली कुछ कारण से बढ़ गई, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा जाएंगे। अब सपोज करो उन्होंने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा लिया, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे समुद्र में तो 200 फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, ठीक है, जो आप देखोगे 300 जू प्लैंक्टॉन्स के लिए सफिशिएंट थे, लेकिन अभी जू प्लैंक्टॉन्स जो है वो 500 हो गए, तो उन्होंने क्या करा, पूरे के पूरे 200 खा गए। तो अब क्या हो जाएगा, अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कमी आ गई, ठीक है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 300 लोग ही खा पाएंगे, तो बाकी 200 लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, तो वो भूखे होंगे तो वो मर जाएंगे, तो वापस से जू प्लैंक्टॉन्स कितने पे आ जाएंगे, 300 पे। तो इवन तो आप देखोगे किसी कारण की वजह से हो सकता है कि जू प्लैंक्टॉन्स की जो संख्या थी वो बढ़ गई, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में ऐसे आप देखोगे प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो ज्यादा खाना खाने लग गए, तो वही जो ज्यादा खाना खाएगा तो उसके बाद खाना खत्म हो जाएगा। भाई प्लेट अनलिमिटेड थोड़ी है, ये पिज्जा एक्सप्रेस जो आजकल अनलिमिटेड चल रहा है वो नहीं है, ये एक समय तक कि आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, उसके बाद सारे खत्म हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप हंगर के मारे मर जाओगे। तो ऐसे आप देखोगे आपका कंट्रोल हो जाएगा। पता है द वर्स्ट पार्ट इज, ये कितना सिमिलर है आपकी, एक माल्थस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी फूड के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पता है क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि पॉपुलेशन बढ़ भी रही है ना तो कोई टेंशन नहीं है, आप इतना परेशान मत हो। पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर पॉपुलेशन बढ़ भी रही है तो भी हमारे यहाँ पे जो अनाज है ना वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। और मतलब वो ऐसे बोल रहे थे मैथमेटिकल टर्म्स में कि जो फूड है ना वो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, और जो पॉपुलेशन है ना वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी से बढ़ती है। अब ये चीजें अभी के लिए तो भूल जाओ, मतलब एपीजीपी क्या होता है, बस ऐसे याद रखो कि अगर आपका खाना है आज 1 किलो है तो कल 2 किलो होगा, कल फिर 3 किलो होगा, फिर 4 किलो होगा, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो अगर आज 1 है तो कल 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ रही है। मतलब
ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये सिर्फ +1 ऐड हो रहा है, ये दो गुना बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सब लोगों के लिए खाना नहीं होगा, तो वो जो एक्सेस पॉपुलेशन है ना, वो हंगर के मारे मर जाएगी, और इसीलिए वापस से क्या होगा कि आपकी पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि लोगों को हंगर से मरना चाहिए, मतलब ये सही चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वर्ल्ड में आप देखोगे इतने नए नए साइंटिफिक इनोवेशन हुए, उसकी वजह से अभी तक माल्थस वाली जो थ्योरी है ना, वो राइट टू प्रूफ नहीं हुई है। लोग नो डाउट हंगर में है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए हंगर से लोगों को मरना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड अभी इनफ अमाउंट में पैदा होता है कि सबको दिया जा सके। वो न पहुंच नहीं पाता, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, बाकी कारणों की वजह से, लेकिन ऐसा अभी तक स्थिति नहीं आया है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे आप देखोगे कि आप होम्योस्टैसिस को आप इससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब है ना एक छोटा सा पोर्शन और है, वो है इकोलॉजी का। देखो, हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया, हमने पर्यावरण पढ़ लिया, ठीक है, हमने इन दोनों के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब एक शब्द है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ये क्या होता है? ठीक है, देखो, जब भी किसी चीज के आगे लॉजी लगा हुआ आता है ना, जैसे बायोलॉजी, समझ में आ रहा है? तो लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, और उसके आगे जो शब्द लगाए ना, मतलब आप उस चीज को पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप बायो को पढ़ रहे हो, इकोलॉजी मतलब यहाँ पे आप इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब आप साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हो, किसको? इकोसिस्टम को। अब इकोसिस्टम के अंदर कौन थे? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स थे, रहने जीव जंतु थे, और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजीविक जो आपके उसके कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो एक तो इनको अलग अलग स्टडी कर रहे हो, इनके बीच के रिलेशन को स्टडी कर रहे हो, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे आपका जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे आप देखोगे रिलेट कर रहे हैं। ये जब आप ये सारी चीजों को पढ़ते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, अब जैसे हमारी सक्सेशन की बहुत सारे आप देखोगे प्रकार थे, वैसे इकोलॉजी के लिए भी आप देखोगे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोकोलॉजी, जिसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका सिंकोलॉजी, जिसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? ऑटो मतलब याद है खुद, तो ऑटो यहाँ पे लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, ऑटोकोलॉजी मतलब लॉजी मतलब पढ़ना, ठीक है। अब ऑटोको का मतलब क्या है? जब आप किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो, ठीक है, या सिर्फ आप किसी एक स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स यानी पॉपुलेशन को पढ़ रहे हो। याद है हमने पहली क्लास में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, जो अपने संगठन के स्तर होते हैं उसके बारे में बात करी थी। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको याद है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फर्क था? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज करो ह्यूमन सारी एक स्पीशीज के अंदर आते हैं होमोसेपियंस, हम होमोसेपियंस के अंदर ही जब एक ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर एक कोई रमेश, सुधा, महेश, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो तो हो गई आपकी ऑटोकोलॉजी। ठीक है, लेकिन जब सपोज मैं ये पढ़ रही हूँ कि भाई टाइगर, इसमें टाइगर्स भी हो गया जो कैट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, या फिर आपके बंदर भी हो गया, मंकी वगैरह हो गए, ह्यूमंस भी हो गए, जब हम ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज को साथ में लेके यानी कम्युनिटी को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंकोलॉजी या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, अब पहले तो हमने इकोलॉजी समझा, हमने उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में समझा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर जो हम बोल रहे हैं ना, बेसिकली वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या होता है? बेसिकली आपका प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि आपकी जो पारिस्थितिकी है वो कौन से प्रिंसिपल्स पे आधारित है। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स पे आप देखोगे आपकी पूरी पारिस्थितिकी चल रही है। तो करीबन आप देखोगे 7-8 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये आपको ऐसा नहीं है कि हर बुक में कहीं भी लिखे हुए एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन मैंने एक कोशिश करी है कि जो भी प्रिंसिपल्स आप आगे पीछे कहीं भी इधर उधर बहुत सारी बुक्स में पढ़ते हो, वो सारा मैंने इकट्ठा यहाँ पे एक साथ डाल दिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि ये चीजें आपको इकोलॉजी में देखने को मिलेगी, या इसी पे आप बोल सकते हो आपकी पारिस्थितिकी आधारित है। जैसे आपका अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ठीक है, भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर आप ढंग से क्या कहते हैं, अच्छा, मैंने आपको याद है पिछली क्लास में बताया था कि कैसे जो कैक्टस होता है वो बेसिकली अपने आप को ढाल चुका है एक गर्म एरिया में, हॉट एरिया में, एरिड एरिया में रहने के लिए, करेक्ट है। फिर हमने कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हाइड्रोफाइट्स, जो अपने आप को इस तरीके से ढाल चुके हैं कि कैसे वो पानी में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी अडेप्टेशन के अंदर। फिर आता है आपका वेरिएशन, वेरिएशन यानी विविधता। ठीक है, तो आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है, तभी तो आप देखोगे कि आपकी पृथ्वी इतनी सुंदर है। फिर एक होता है स्पीसिएशन।
स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी नई स्पीशीज आ रही है, भाई अगर से पुरानी स्पीशीज चलती रहती तो आज डायनासोर ही होते, हम क्यों होते? तो इसका मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई नई स्पीशीज आती रहती है, पुरानी जाती रहती है। फिर एक होता है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आपको पता है हमारे घर में ऑल आउट होती है, मुझे पता है आप हंसने वाले इस एग्जाम्पल को सुन के। तो आपके घर में ऑल आउट होती है ना? अब ये जो ये मैंने तो ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों से मैं भी बात करती हूँ ना, वो भी बोलते हैं हाँ ये सच है। आप कभी ये देखना कि अगर आपके पास कोई 2 साल पुरानी पड़ी हुई अगर ऑल आउट हो, ठीक है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, पर जो भी अगर हो, और उसमें वो जो लिक्विड भरा हुआ होता है ना, उसको आप लगा लेना। आप देखना कि वो आज के मच्छरों पे ना काम करता ही नहीं है। वो मच्छर उसके ना ऑल आउट के ऐसे आसपास भिनभिनाता रहेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। आप नई वाली ऑल आउट ले आओ, ठीक है, वो मच्छर नहीं दिखेगा वहां, लेकिन अगर आप कोई पुरानी ऑल आउट लगा दोगे ना, तो वो मच्छर उसी के आसपास मंडराता रहेगा, उस ऑल आउट का उस पर कोई असर नहीं होगा। गुड नाइट बोल लो, ऑल आउट बोल लो, जो भी है, यही है म्यूटेशन। अब यहाँ पे म्यूटेट कौन कर रहा है? ये मच्छर। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है? अपन ये इतनी भयंकर महामारी से सब निकले हैं, कोरोना वाली महामारी से, है ना, कोरोना वायरस पैंडेमिक जो था, हम इससे बाहर निकले हैं। आपको पता है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में जो अपना वायरस था, कोरोना वायरस था, ठीक है, तो ये तो आपको पता है ना कि ये बार बार म्यूटेट कर रहा था। ठीक है, आपने बहुत सारे अल्फा बीटा गामा ये सारे वर्जन सुने होंगे, ठीक है, साउथ कोरिया वर्जन, इंडिया वर्जन, ये ऐसे साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे वर्जन सुने होंगे। तो ये क्या है? म्यूटेशन है कि बार बार उसके डीएनए में कुछ चेंज हो रहा है, वो अपने आप को बदल रहा है और खतरनाक रूप से चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका म्यूटेशन। ठीक है, फिर एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? तो आपको पता है, आपने वो डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाली। और ये बच्चे ना वैसे ही आप बचपन में देखते होगे कि ये टीचर्स वगैरह भी ना ऐसे ही बोलते थे कि भाई वही सर्वाइव करेगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा फिट है। करेक्ट है ना ये? तो ये जो डार्विन की थ्योरी थी, ये बेसिकली अल्टीमेटली कह क्या रही थी कि भाई जो एनवायरमेंट है ना, उसके अनुकूल भी क्या होता है। सपोज करो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है हम जो राइस खाते हैं उसकी पूरे विश्व भर में 3000 से ज्यादा वेराइटी है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो 3000 वेराइटी थोड़ी उगती है। ठीक है, इसका मतलब है कि नेचुरली हमारे कंडीशंस के हिसाब से, हमारे पर्यावरण के हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल यहाँ पे जो राइस वेराइटीज है ना, वो कुछ अपने आप ही सिलेक्ट हो गई हैं। मतलब इन 3000 में से हो सकता है हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 या 6 वेराइटी उगती हो इस पर्यावरण के अनुकूल। तो वो होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, फिर एक होता है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब विकास क्रम। ठीक है, एवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आप धीरे धीरे इवॉल्व होते हो। पहले याद है ना, अगर आपने ह्यूमन एवोल्यूशन देखा होगा, तो जैसे हम आज दिखते हैं इतने स्ट्रेट खड़े हुए, 2 पैर 2 हाथों के साथ, पहले से थोड़ी थे। पहले हम ऐसे थे, झुके हुए थे, फिर थोड़े से सीधे हुए, फिर और सीधे हुए, फिर आज हम अपने जैसे रूप में आते हैं वैसे हुए। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है? विकास क्रम है आपका। और लास्ट है आपका एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त। भाई ये तो हो गई ना, डायनासोर्स विलुप्त हुए तभी तो ह्यूमंस आए। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके इकोलॉजी के। हम क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में, मैंने यहाँ पे आपको बेसिक्स दिए हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सिर्फ आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशंस बताई हैं ताकि आपको ये याद रहे, और नेक्स्ट क्लास के पहले मैं पक्का पूछूंगी। ठीक है, ये ऐसे होमवर्क छोड़ दिए बिना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो ऐसे आपके एनवायरमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर भी हम वैसे बोलते हैं ना कि रामायण खत्म हो गई, राम कौन है, राम जी कौन है, तो वैसे ही हो जाएगा कि भाई पूरे एनवायरमेंट खत्म हो गए, फिर भी आप कंफ्यूज ही हो रहे हो बेसिक टर्म्स में। तो वो नहीं होने देंगे हम इस वाले कोर्स में। आप एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वाला टॉपिक यहाँ समाप्त करेंगे। आपको मैंने होमवर्क दिया है इस क्लास में, तो वो आप जरूर लिखिएगा, जरूर सर्च करिए, क्योंकि ये काम आपको आज नहीं तो कल करना ही है। अब जब पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ कर लो। ठीक है, तो ये याद रखना, हम अगली क्लास में इसी से क्वेश्चन पूछूंगी स्टार्टिंग में। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।